नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। तेजी से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दिल्ली एम्स में उनका इलाज किया जा रहा है। 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अभी अच्छी खबर आ रही है कि आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। लगातार उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। दिल्ली के एम्स में 28 दिसंबर से भर्ती हैं और 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। दून अस्पताल में भी उनको भर्ती करवाया गया था और अब 28 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि अब उनकी जो हालत है वो ठीक हो रही है और उनको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। फेफड़ों में भी इन्फेक्शन आया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के, और अभी अच्छी खबर कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे परिवार के साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब बताया जा रहा है कि उनकी अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई टेस्ट भी किए गए थे, जिसमें उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन आया था, हल्की खांसी भी थी, और अब ये अच्छी खबर कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत जी, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि आज अस्पताल से छुट्टी हो सकती है, किस वक्त तक छुट्टी हो सकती है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके जो संक्रमण था उसकी वजह से बुखार आया था और उनको दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया था। वहाँ पर इलाज चलने के बाद और तेजी से सेहत में सुधार होने के बाद मुख्यमंत्री की जो रिकवर हुआ बहुत जल्दी रिकवर किया उन्होंने। तो ऐसे में आज संभवतः ये माना जा रहा है वो दोपहर बाद वो डिस्चार्ज होंगे, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में ही रुकेंगे अगले 3-4 दिनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की वजह से उनके जो कमजोरी आई है और कुछ जो टेस्ट होने हैं वो भी बाकी है, तो इसलिए वो दिल्ली ही रुकेंगे। और खबरें यही निकल के आ रही है अभी फिलहाल कि मुख्यमंत्री दोपहर बाद डिस्चार्ज होंगे। जी, किशोर रावत जी, उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी, तो क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब पूरे परिवार के साथ ही उनकी आज दिल्ली के एम्स से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं दिल्ली एम्स में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी और वो भी दिल्ली एम्स में उनका साथ इलाज चल रहा था। तो उन दोनों की सेहत भी काफी ठीक है और दोनों ने भी अच्छा उनके सेहत में सुधार हुआ है। तो वो भी आज दोपहर बाद संभवतः आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी और उनकी बेटी फिलहाल दिल्ली में ही अगले कुछ दिनों तक रहेंगे। जी बिल्कुल किशोर रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अस्पताल से छुट्टी हो सकती है, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से आपको अहम खबर दे दें, जहां दिल्ली उप मुख्यमंत्री ने शासकीय प्रवक्ता को खुली चुनौती दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को चुनौती दी है। 4 जनवरी को उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता को खुली चुनौती दी गई है। सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में सिसोदिया और कौशिक की डिबेट होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किया है अपना कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र सरकार मॉडल पर चुनौती है। तो अरविंद केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र सरकार मॉडल पर खुली बहस देखने को मिलेगी। 4 जनवरी को मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक के बीच चुनौतियों को लेकर युद्ध चल रहा है और अब ये अहम खबर आ रही है कि दोनों के बीच डिबेट होगा, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बहस करने की खुली चुनौती मदन कौशिक को दी थी और अब इस बारे में जानकारी भी साझा की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इस बात की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी की है। 4 जनवरी को देखना होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच बहस होगी, क्या कुछ बातचीत होगी। अरविंद केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र सरकार मॉडल पर बातचीत होनी है और खुली बहस जो है वो होगी, क्योंकि
जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने चुनौती दी थी कि वो बात करें मदन कौशिक उनसे, और खुली बहस की उन्होंने चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने नगर पंचायत दिनेशपुर को वर्चुअली सम्मानित किया है। कलेक्ट्रेट के वीसी सभागार में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु, नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष सीमा सरकार और नगर पंचायत के ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर साल 2020 में नगर पंचायत दिनेशपुर से 1219 लाभार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें बेहतर कार्य करते हुए नगर पंचायत ने 157 भवनों का निर्माण किया है। 452 भवनों की छत का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लगातार लाभ लोगों को मिल रहा है और दिनेशपुर को भी अब पुरस्कार दिया गया है। घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर अब आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अहम खबर दे दें, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से डबल इंजन की सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं, ये कहा है प्रीतम सिंह ने। सरकार नए साल में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार प्रयास नहीं कर रही। सरकार बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाए, वरना कांग्रेस आंदोलन करेगी। तो आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से बेरोजगारी को लेकर बात की है। कहा है कि सरकार बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाए, वरना कांग्रेस आंदोलन करेगी। तो ये खुली चुनौती दे दी गई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बंशीधर भगत ने बयान जारी किया है और अपनी सरकार में दिए गए रोजगार के आंकड़े भी जारी किए हैं। कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। इसमें नियमित रोजगार 16,000, आउटसोर्सिंग या अनुबंधात्मक रोजगार 1,15,000 और स्वयं उद्यमिता या प्राइवेट निवेश से 5,80,000 लोगों को रोजगार दिए गए हैं। पर्यटन, कृषि और बागवानी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को आसान ऋण मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हजारों नौजवान स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली जिले के भ्रमण के दौरान कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में पहुंचकर सबसे पहले मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पठन पाठन के साथ साथ छात्र छात्रों में लेखन की रुचि का होना अत्यंत जरूरी है। महाविद्यालय की पत्रिका में छात्रों के जरिए लिखा गया स्वरचित कविताओं और लेखों की उन्होंने काफी प्रशंसा भी की है। तो गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का गढ़वाल सांसद ने शुभारंभ किया। इस मौके पर हमारे चिंतन से सामाजिक चिंतन के रूप में या शैक्षिक चिंतन के रूप में प्रतिनिधि हमारे माननीय सांसद महोदय। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां उत्तराखंड पुलिस विभाग में 5 अफसर पदोन्नत हुए हैं। ये अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। विमी सचदेवा को डीआईजी से आईजी का पद मिला है। आईजी से एडीजी के पद पर अभिनव कुमार को पदोन्नति मिली है। 2008 बैच के आईपीएस 3 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। आईपीएस निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका देवी, बरिंद्रजीत सिंह को भी पदोन्नति मिली है। तो यह हम खबर आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां कई अफसरों को पदोन्नति दी गई है। आईजी से एडीजी बनाए गए हैं। 2008 बैच के आईपीएस 3 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। तो प्रमोशन मिला है 3 अफसरों को। आईपीएस निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका देवी, बरिंद्रजीत सिंह को पदोन्नति
दी गई है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। हमने देखा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी कई अफसरों का प्रमोशन किया गया था और अब उत्तराखंड में भी उत्तराखंड पुलिस विभाग में ये प्रमोशन देखने को मिला है। 5 अफसरों का प्रमोशन किया गया है। विमली सचदेवा को डीआईजी से आईजी का पद मिल गया है। अब उनको डीआईजी से आईजी बना दिया गया है। – 2020 बीत गया, लेकिन इस साल को शायद लंबे समय तक कोई भुला नहीं पाएगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन का दंश हर एक आदमी ने झेला। लगभग पूरे साल हर एक कोई बुरे दौर से गुजरा। नए साल 2021 से क्या उम्मीद है लोगों को, इस बारे में हिंदी खबर ने लक्सर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है। सुनिए लक्सर क्षेत्र में लोगों के मन की बात। लक्सर वासियों ने 2020 को बाय बाय किया है। रिपोर्ट देखिए। 2020 कड़वे अनुभव के साथ बीत गया। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं इस साल को लेकर के बात करेंगे। हम मौजूद हैं लक्सर के मेन बाजार में और लोग हमारे साथ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद भाई, जिस तरह से 2020 में कोरोना की महामारी रही और क्या क्या दिक्कतें रही, कैसा लगा आपको साल में? बहुत बेकार लगा। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? अंकुर नागर। 2020 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2020 को लेकर के बढ़िया बता रहे, केवल कोरोना का डर रहा, ये इनका कहना है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? नौशाद जी, 2020 जिस तरह से कोरोना महामारी और किस तरह की दिक्कतें आई हैं, क्या कहेंगे साल को लेकर आप? 2020 तो बिल्कुल बेकार साल रहा। यहाँ दुकानदारों के लिए तो बिल्कुल खराब साल है। 2021 को उम्मीद है कि ऊपर वाला बढ़िया रहता है, बीमारी ना हो, अपना दुकानदारों का बिल्कुल चले। तो ये आपने सुना है, कह रहे हैं कि 2020 बहुत बुरा साल रहा है और 2021 से उम्मीद है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिससे बात करेंगे। जगदीश सिंह, 2020 को लेकर क्या कहेंगे अब, क्योंकि आज लास्ट दिन है, आने वाले साल से क्या उम्मीद है? क्या इस साल को लेकर कैसा अनुभव आपका? 2020 बहुत ही भयंकर स्थिति से गुजरे। कारोबारी में दुकानदार भी जितने थे, अब उम्मीद लगाई जा रही है 2021 में ठीक ठाक। 2021 से उम्मीद है। 2020 बहुत बुरा गुजरा है, ये कह रहे हैं। और भी लोग हैं। संजय जी कह रहे हैं। संजय जी, 2020 आज बीत जा, मतलब आज लास्ट दिन है, कैसा रहा है साल आपके लिए? ये बहुत गंदा साल रहा, बहुत खराब रहा और 2021 की हम कामना करते हैं सभी के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और उन्नति की तरफ। 2020 गंदा रहा, ये कहा इन्होंने। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, 2020 जो है आज आखिरी दिन है, कैसा रहा है साल, क्या कहेंगे इसके लिए आप? 2020 ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, बढ़िया साल नहीं था। कोरोना जैसी महामारी आई और उसने बहुत नुकसान पूरे विश्व में किया। ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। आप अपेक्षा है कि 2021 बढ़िया कर जाए। 2021 बढ़िया आएगा। आप क्या कहेंगे तो लेकर? अच्छा भी रहा, खराब भी रहा। अब आपने देखा कि अधिकांश लोगों ने साफ तौर पर कहा कि 2020 कड़वे अनुभव वाला रहा, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान देकर चला गया। और लोगों को उम्मीद है कि 2021 की शुरुआत अच्छे, यानी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद पर 2021 खरा उतरे, ये इनकी कामना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से, चूँकि अभी कोरोना महामारी गई नहीं है, लेकिन फिर भी वैक्सीन आ गई है। लोगों को उम्मीद है कि 2021 में उनके जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी और पूरा संसार में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां उत्तराखंड में 361 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 91,281 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में आज 492 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 83,998 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 92% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं अब तक। वहीं उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 4,577 एक्टिव केस हैं। राज्य में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 1,515 संक्रमित मरीजों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। तो लगातार जो आंकड़ा है फिलहाल वो बढ़ रहा है। कोरोना का रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। 361 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि उत्तराखंड में हो चुकी है। संक्रमितों की तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। तो फिलहाल
कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। 361 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमितों की तादाद अब 90,000 के पार पहुंच गई है। अगर मौतों की बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमित होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 361 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और मौतों की अगर बात की जाए तो 1500 से भी ज़्यादा मौतें अब तक उत्तराखंड में कोरोना के चलते हो चुकी हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ भी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए, क्योंकि वैक्सीन का इंतज़ार तो है ही, लेकिन कोरोना से बचाव भी बेहद ज़रूरी है। साल 2020 की विदाई हो चुकी है। नए साल में जनता को त्रिवेंद्र सरकार से नई उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि नए साल में सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। जनता की उम्मीदें त्रिवेंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि साल 2022 में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से 2021 चुनावी वर्ष रहेगा। चुनावी साल को देखते हुए विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मामलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ। राज्य के सरकारी अस्पतालों में महंगा हुआ इलाज। जनता पर पड़ रही महंगाई और बेरोजगारी की मार। 2021 में चुनौतियों से कैसे निपटेगी त्रिवेंद्र सरकार? साल 2020 की विदाई के बाद नए साल का आगाज हो गया है। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा होने जा रहा है। ओपीडी पर्चे से लेकर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच दरें भी 10% तक बढ़ जाएंगी। वहीं आम जनता को उम्मीद है कि 2021 में सरकार महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। रोजगार देने और महंगाई कम करने को लेकर मांग नए साल के पहले दिन से ही तेज हो गई है। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग उठने लगी है। पिछले 7 सालों से थमी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की जा रही है। तो बहुत अच्छी उम्मीद लगाए हैं कि जिस हिसाब से पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी, दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गरीबों की जेब कटी उसकी वजह से। अभी हम ही एक रोज़मर्रा के रोज़गार हैं, तो पेट्रोल तो बहुत फ़र्क पड़ा। अब उम्मीद नए साल से ये है कि कुछ कम होगी। तो चाहते हैं कि भाई थोड़ा महंगाई कम हो, है ना, हर आदमी जी सके यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो खाली बड़े आदमियों का ही वो है, आम आदमी तो जी नहीं सकते। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले में आमने सामने हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने बेरोजगारों के हाथों को रोजगार नहीं दिया। वहीं सरकार का तर्क है कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने कई विभागों में नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार महंगाई के प्रति गंभीर है। नारा बहुत अच्छा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। किसान जो है आज आंदोलनरत है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। एक बात हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। ये सरकार की विफलताओं का ताज है, जिसको लेकर के हम इस नव वर्ष में जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। 2021 राज्यवासियों के लिए सुखद रहने वाला है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रोथ सेंटर हैं, वन पंचायतें हैं और यहाँ की जो इंडस्ट्री हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दिया है। सरकारी नियुक्तियाँ प्रारंभ हो गई हैं। हमने विज्ञप्तियाँ प्रारंभ कर दी हैं। 2020 में भी विज्ञप्तियाँ निकली हैं, 2021 में भी विज्ञप्तियों का सिलसिला प्रारंभ होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी में राज्य में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा प्रवासी वापस लौटे हैं, जिनके हाथों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को रोक लगानी होगी। अब देखना होगा कि मिशन 2022 को फतेह करने की तैयारियों में जुटी त्रिवेंद्र सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर।
गंगा के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा कुंभ वर्षा आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष देश विदेश से अमृत गंगा में डुबकी लगाने श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। कई लक्खी महापर्वों से वर्ष भर जीवंत रहने वाली धर्मनगरी नए साल में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सज संवर रही है। वर्ष का मुख्य आकर्षण शताब्दी का दूसरा पूर्ण कुंभ होगा। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद उम्मीद है कि विश्व भर के श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। ग्रहों की चाल के चलते ये कुंभ 12 के बजाय 11वें वर्ष में पड़ रहा है। कुंभ मेला काल में 48 दिन ही हैं। गुरुवार और सूर्य के संयोग से बने कुंभ पर कुल 4 शाही स्नान होंगे। इन स्नानों पर 13 अखाड़े लाखों की तादाद में जमात निकालकर स्नान करने के लिए हर की पैड़ी आएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले हरिद्वार की दीवारें उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति की कहानी सुनाएंगी। इसके लिए हरिद्वार में पेंट माई सिटी कैंपेन की शुरुआत की गई है और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के ऋषि कुल महाविद्यालय के पास इस कैंपेन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्र और अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की सभी तैयारियां जनवरी महीने में पूरी कर ली जाएंगी। जनवरी महीने से ही हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की भी तैयारी पूरी हो जाएगी। हरिद्वार कुंभ मेला दिव्य भव्य हो, इसके लिए उनकी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही मंत्री मदन कौशिक ने ये भी कहा कि कुंभ मेले के आयोजन से पहले उनका प्रयास है कि धर्मनगरी हरिद्वार में सौंदर्यीकरण का ऐसा काम हो जिसे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। देखिए, हम लोग 2021 महाकुंभ की दृष्टि से शहर को सजा रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, उनको जो हमारी संस्कृति है, राज्य की संस्कृति, देश की संस्कृति, कुंभ की संस्कृति, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से भी वो जानकारी उनको मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे शहर के अंदर पेंटिंग को एक माध्यम बनाकर हम लोग अपनी संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में एक भक्ति भावना के रूप में भी रहे कि हाँ, ये एक ऐसा शहर है जहाँ जिस शहर में हम इस रूप में आ रहे हैं और जो उनकी आस्था है वो इस रूप में और बलवती हो। कुंभ होने जा रहा है 2021 में। उसके लिए पेंट माई सिटी एक अभियान चला के शहर में जो हमारी दीवारें हैं, जो हमें अन्य रिक्त स्थान मिलते हैं, उस पे जो है हमारी जो धार्मिक कलाकृतियां हैं, इवन उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं की जो कलाकृतियां हैं, या जो भी अन्य भी जो हमारे चाहे फोक डांसेज हैं या वाद्य यंत्र हैं, उनको उकेरा जा रहा है और एक नया हरिद्वार आपको दिखाई देगा 2021 कुंभ से पहले। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का और माननीय हमारे जो मेलाधिकारी महोदय हैं उनका भी। खबर हरिद्वार से, जहां दक्षिणकाली पीठाधीश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपने जन्मदिन को संन्यास दिवस के रूप में मनाया है। हरिद्वार के आध्या शक्ति आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद महाराज ने उन्हें संन्यास की दीक्षा भी दी। कैलाशानंद गिरी महाराज ने अग्नि अखाड़ा छोड़कर निरंजनी अखाड़े की सदस्यता ले ली है। वहीं अब संन्यास की दीक्षा लेने के बाद अब उन्हें कैलाशानंद गिरी महाराज के नाम से जाना जाएगा। दीक्षा कार्यक्रम के दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज समेत कई साधु संत मौजूद रहे। इसे 14 जनवरी को कैलाशानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होगा। इस नाम से जाने जाएंगे। और अब आपको एक अहम खबर दे दें, चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने युवक को स्कूटी समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 3 पेटी अवैध शराब जब्त हुई है। शराब के साथ पकड़े गए युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शराब के साथ पकड़ी गई स्कूटी को सीज कर दिया है। चमोली के थाना कर्णप्रयाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये अहम जानकारी आपको चमोली से दे रहे हैं, जहां चमोली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शराब के साथ इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है।
खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं ने पुलिस भर्ती की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल राज्य में पिछले 7 सालों से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार युवाओं में नाराजगी है, जिसके चलते युवाओं ने प्रदर्शन किया। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कुंडवाल का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं हाल ही में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया था कि पुलिस भर्ती पुलिस मुख्यालय की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड से कराई जाएगी, जिसका बेरोजगारी ने विरोध किया है। बेरोजगारों की मांग है कि पुलिस भर्ती पुलिस मुख्यालय से ही कराई जाए। यूके ट्रिपल एससी को क्या क्या इन्होंने पुलिस की भर्ती दे दी। अब आप उसी यूके ट्रिपल एससी को दे रहे हैं जिसके पास कई एग्जाम है, और ये जो एग्जाम की जो प्रक्रिया वो 5 से 6 साल तक लंबित है। ऐसे में अगर कांस्टेबल की भर्ती आती है उत्तराखंड में, तो ये मानकर चलिए आप कि भैया उत्तराखंड में कांस्टेबल की क्या जरूरत नहीं है। आपकी जो रोड है या फिर जो आपकी सिक्योरिटी है, जो महिला सुरक्षा है, क्या उसके लिए पुलिस कांस्टेबल की जरूरत नहीं होगी। अगर ये भर्ती यूके ट्रिपल एससी को जाती है तो लगभग 6 से 7 साल हो जाएंगे, तो जो हम नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेबाक है मेरी जुबान और बेखौफ है मेरा अंदाज। मैं बताऊंगा आपको हर खबर के पीछे की खबर, सिर्फ हिंदी खबर पर। हिंदी है हम। शोरगुल से बहुत दूर हैं हम, चीख चिल्लाहट से परे हैं हम, बेकार की किचकिच नहीं, मुद्दों पर बात करते हैं हम, आपके मुद्दों का खास ख्याल रखते हैं हम, इसीलिए खास बात करते हैं हम। देखिए खास बात अजय के साथ सिर्फ हिंदी खबर पर। सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन जवाब भी तो आना चाहिए। खबरें तो सब दिखाते हैं, लेकिन असर भी तो होना चाहिए। आवाज उठाकर खामोश हो जाते हैं लोग, क्योंकि सच बोलने के लिए दम होना चाहिए। देखिए एक दमदार शो, जो कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ हिंदी खबर पर। हर मन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, सुरताल व्यवहार है हिंदी, सहज सुगम सुलभ है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। तुलसीदास, कबीर और मीरा की प्यारी है हिंदी, कालजयी भाषा है हिंदी। हिंदी है हम, हिंदी खबर। न डरते हैं न डराते हैं, डंके की चोट पर खबर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। हिंदी है हम।
नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। लगातार ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत में आज फिर बढ़ी है कड़ाके की ठंड। ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में 2 से 3 दिन ठंड रहेगी। लखनऊ, कानपुर का तापमान 8 डिग्री से नीचे है। वहीं सहारनपुर का भी तापमान 7 डिग्री है। अयोध्या और गोंडा का तापमान 6 डिग्री पर है। दिल्ली, नोएडा का तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया है। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगातार ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर है। लोगों को अब दिक्कतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो अपने दफ्तरों को जाने वाले लोग हैं या घर में रहने वाले लोग भी हैं, सभी को ठंड की मार झेलनी पड़ रही है और फिलहाल जो तापमान है वो नीचे आता ही जा रहा है। दिल्ली का तापमान 10 डिग्री पर बना हुआ है तो नोएडा में 11 डिग्री है इस वक्त सर्दी और लगातार अभी और भी ठंड बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड प्रकोप लगातार जारी है। तो यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर भारत में भी ठंड का टॉर्चर लोग झेल रहे हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और सड़कों पर धुंध छाया हुआ है, कोहरा आ रहा है। लगातार जगह जगहों पर अलाव जलाकर लोग कहीं ना कहीं ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि ठंड जो है जनवरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड अभी और ज़्यादा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में शीतलहर चल रही है और उत्तर प्रदेश भी इसकी मार झेल रहा है और ख़ासतौर से गरीब लोगों पर ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो उनको अपने काम पर जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वो लोग हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, तो आप सोचिए कि खेतों में और भी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ तापमान और भी कम हो जाता है और ऐसे में जो गरीब मजदूर हैं उन पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस ठंड के चलते उनको झेलनी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।